डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी किसी इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करिए और बच्चों को जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करिए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे पर उसको पढ़ सकें। और आप लोग साथ साथ जो है इसके आप लोग अच्छा से अच्छा सुझाव हमको दीजिए। सभी अभिभावकगण जो है हमको सुझाव दीजिए ताकि हम लोग और बेहतर जो है कुछ कर सकें और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी जो है हिंदी मीडियम क्लासेस चल रही हैं, हम लोग जल्द से जल्द इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस शुरू करेंगे। अभी मैथ जैसे क्लास चल रही है और भी सब्जेक्ट हम जैसे जैसे बच्चे जुड़ेंगे वैसे वैसे जो है हम लोग और सब्जेक्टों की जो है क्लास यहाँ पर लगाएंगे जो है। तो आप हम जो है पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 लोग हम पढ़े थे। प्रश्नावली 4.1 जो है ख़त्म हो गया था। तो आइए हम लोग उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास के 9th की जो हम लोग बुक लेके चल रहे हैं उसमें एनसीईआरटी की जो बुक है वो एनसीईआरटी यानी जो एनसीईआरटी बुक है ये वाली बुक, इसको उसके साथ साथ जो है यूपी बोर्ड जो बुक है इसको, ये दोनों बुक आप लोग ले लीजिए। उसके साथ साथ मैं एक प्राइवेट बुक जो है स्वयं मैं लेकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट बुक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ तमाम बच्चे ऐसे हैं जो इनके स्कूल में जो है प्राइवेट बुकें लगी हैं, तो उनको जो है प्राइवेट बुकों के माध्यम से जो है जो पढ़ते हैं उनको भी कंटेंट मिले, इसीलिए मैं स्वयं से एक जो है बुक प्राइवेट लेकर पढ़ा रहा हूँ मनोहर रे की। इसके अलावा इसके इन तीनों बुकों के अलावा यानी इस प्राइवेट बुक के अलावा इन दोनों बुक के अलावा और भी कंटेंट किसी बुक के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके बुक के जो है कंटेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, उसके सलूशन हम लोग यहाँ से ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग जो है उसके आइए हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे अपनी बुक खोलिए, ओपन करिए, दो चरवाहा रेखीय समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरवाहा रैखिक समीकरण, जैसे देखिए इसको यही है, इसको बुक मिलाइए। ये एक्सरसाइज ये वाला एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.1 जो है ये जितने क्वेश्चन थे उसको हम पिछली क्लास सॉल्व करा दिए थे। तो आप लोग समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करिए, बताइए। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम दोबारा जो उसको समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम फिर रिवाइज करा देंगे। कोई भी बच्चा जो है जिसको नहीं समझ में आया उस कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि समझ नहीं आया है। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे अपने बुक मिलाइए। ये एनसीईआरटी बुक मैं ओपन किया हूँ, एनसीईआरटी वाली बुक आप ओपन कर लीजिए, ये मिला लीजिए। जैसे देखिए हम लोग आज क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण का हल यानी लीनियर इक्वेशन का सलूशन। तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण को हल करने से पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एक चरवाहा रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो एक चरवाहा रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है हम पिछली क्लास में बताए हैं अभी, क्योंकि ये सब आप क्लास 8th 7th 6th में पढ़े होंगे। तो
ये पिछली क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं रिवाइज किया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आप सॉल्व करना जानेंगे, यानी एक चरवार रैखिक समीकरण जब आप सॉल्व करना सीखे रहेंगे, तभी जो है दो चरवार रैखिक समीकरण सीख पाएंगे। यानी जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब आप सॉल्व करना सीखे रहेंगे, तभी जो है आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा जो है आप लोग प्रॉब्लम होगी। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व किया जाता है मैं पिछली क्लासों में सॉल्व कर बताया था। तो आप लोग जो कोई कन्फ्यूजन हो, पिछली जो है क्लास आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार दो बार तीन बार देख लीजिए, तो जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको दूर हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है दो चरवाए रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले मैं जो है एक चरवाए रैखिक समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व करके आप लोग रिवाइज करते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चरवाए रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक या इसी हम लोग रेखिक कहते हैं, रेखिक समीकरण इस तरह से, यानी जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। आपने अपने बुक में इस चैप्टर को ओपन कर लीजिए। तो दो चरवाए रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको सॉल्व करने से पहले एक चरवाए रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है उसको आपको आना चाहिए। तो एक चरवाए रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है मैं उसको पिछली क्लासों में बताया हूँ, तो उसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से फिर रिवाइज करते हुए आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। और उसके साथ साथ जो है पिछली क्लास जो मैं चीज़ें बताया हूँ, एक चरवाए रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, एक बार दो बार तीन बार आप क्लास को देख लीजिए, आप लोग आ जाए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग कोई एक चरवाए रैखिक समीकरण लेते हैं, जैसे x+4 = जैसे 6 है, x+4 = 6 है। आप पहले तो बताइए क्या एक चरवाए रैखिक समीकरण है कि नहीं है, एक चरवाए रैखिक समीकरण है कि नहीं है, एक चरवाए रैखिक समीकरण है कि नहीं है। इसको आप 10 सेकंड अपने माइंड सोचिए। मैं एक चरवाए रैखिक समीकरण के बारे में क्या बताया था कि एक चरवाए रैखिक समीकरण कब होता है, मैं कौन सा कंडीशन बताया था, यानी कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा कोई समीकरण तब एक चरवाए रैखिक समीकरण होगा। 10 सेकंड अपने माइंड सोचिए, और अगर ये सही है तो इसको सोचिए सही है तो क्यों है, जो मैं समीकरण लिखा हूँ क्या एक चरवाए रैखिक समीकरण है, इसको सोचिए आप, इसे सोचिए। देखिए क्या एक चरवाए रैखिक समीकरण है। आइए हम उसको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक चरवाए रैखिक समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन बताया था कि कोई भी समीकरण एक चरवाए रैखिक समीकरण कब रहेगा, कोई भी समीकरण एक चरवाए रैखिक समीकरण कब रहेगा, उसके लिए मैं क्या कंडीशन बताया था कि ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर प्रयोग किया गया हो, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल प्रयोग किया गया हो और उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो। यानी ऐसा समीकरण जिसमें एक चर प्रयोग किया गया है और उस चर की मैक्सिमम घात कितनी हो, एक हो, तो समीकरण हम क्या कहते हैं, एक चरवाए रैखिक समीकरण। तो जैसे देखिए क्या ये एक चरवाए रैखिक समीकरण है, तो एक चरवाए रैखिक समीकरण होने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि ऐसा कोई समीकरण होना चाहिए जिसमें एक चर प्रयोग किया गया हो। ये समीकरण है, तो इसमें कौन सा चर प्रयोग किया गया है, एक चर प्रयोग किया गया है, और एक जो चर प्रयोग किया गया है क्या उसकी मैक्सिमम पावर एक है, इसको चेक कर लीजिए। इसमें जो चर है क्या है, यक्स है, यक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर यक्स कुछ पावर नहीं लिखी गई तो हम क्या मान चलते हैं एक, यानी यक्स जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर क्या है, एक है, और एक चर प्रयोग किया गया है, इसलिए जो समीकरण है क्या है, एक चरवाए रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है।
अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी एक चर रैखिक समीकरण है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का मतलब यहाँ हम बताए थे, सॉल्व करने का सेंस मैं बताया था पिछली क्लासों में, आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो पिछली क्लास को आप लोग देख लीजिएगा 2 बार 3 बार। तो ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के सेंस में क्या बताया हूँ कि वहाँ पर जो चर है, जो चर इसमें प्रयोग किया गया है इस समीकरण में, उसी चर का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें इस इक्वेशन में कौन सा चर प्रयोग किया गया है, यक्स प्रयोग किया गया है, इसी यक्स का वैल्यू हमको निकालना है। इसे क्या कहते हैं, एक चर रैखिक समीकरण का हल या सॉल्यूशन या हल करना या सॉल्व करना। तो यहाँ से हम लोग एक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 मेथड बताया हूँ, एक्स वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 मेथड बताया हूँ। तो एक चरवार रैखिक समीकरण में मैं जो तीनों मेथड बताया था, उसमें आप देख रहे थे कि उसमें कोई एक ही वैल्यू निकल कर आती थी। एक चरवार रैखिक समीकरण में चर के मान के लिए कोई निश्चित वैल्यू निकल कर आती थी, जिसमें समीकरण जो है, समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष मान क्या होता, समान होता था। यानी यक्स का ये तो एक चर प्रयोग किया जाता है एक चरवार रैखिक समीकरण में, उस चर के लिए जो निश्चित मान आता था, उसके लिए समीकरण जो है बायां पक्ष दायां पक्ष क्या होता था, बराबर होता था। यानी उस चर के एक निश्चित मान के लिए इक्वेशन क्या होता, सेटिस्फाई होता। सेटिस्फाई मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष समान होता था। तो हम क्या कहते थे, जो वैल्यू निकल के आए उस समीकरण क्या है, हल है। और सिर्फ एक निश्चित वैल्यू के लिए, भिन्न भिन्न मान के लिए नहीं, अलग अलग मान के लिए नहीं, चाहे जो मान रखी उस पर जो है बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। एक निश्चित वैल्यू के लिए एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ध्यान समझिए, ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए कि एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वेशन सिर्फ वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए, यूनिक वैल्यू के लिए, डेफिनेट वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है, और भिन्न भिन्न मान के लिए नहीं कि एक्स का चाहे जो मान, जैसे यहाँ एक्स है वेरिएबल, ऐसा यहाँ नहीं है कि एक्स का चाहे जो वैल्यू आप रखते जाए बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक निश्चित कोई वैल्यू हो, सिर्फ एक निश्चित एक ही वैल्यू, उसके बाद उस वैल्यू के अलावा आप चाहे इनफाइनाइट तक वैल्यू आप रखते जाए, किसी वैल्यू बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। तो यानी एक चरवार रैखिक जो समीकरण होता है, चर के सिर्फ एक निश्चित मान के लिए सेटिस्फाई होता है, एक अद्वितीय वैल्यू के लिए, एक अद्वितीय मान के लिए, एक यूनिक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होता है। ये चीज़ें हम पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, तो जैसे देखिए, अब एक चरवार रैखिक समीकरण को हल करने के लिए मैं कितने तरीके बताया, 3 तरीके बताया था। उसी तरह जो है 2 चरवार रैखिक समीकरण को भी हल करने के लिए हम लोग कई तरीके बताएंगे वहाँ पर, आप पेशेंस रखिए। लेकिन पहले जो है एक चरवार रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है, तब उसके बाद जब ये आएगा तभी हम 2 चरवार रैखिक समीकरण बता पाएंगे कि 2 चरवार रैखिक समीकरण कैसे हल किया जाता है। तो एक चरवार रैखिक समीकरण जब हम हल कर रहे थे, पहला मेथड क्या अप्लाई करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी प्रयत्न और त्रुटि विधि। और दूसरा मेथड हम लोग क्या अप्लाई करते थे, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि। और तीसरा मेथड हम क्या बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। ये 3 मेथड मैं बताया था, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो और मैं जैसे बताया था कि यक्स के एक निश्चित मान के लिए, जैसे यहाँ पर यक्स प्रयोग किया गया है इस इक्वेशन में, तो यक्स के एक निश्चित मान के लिए ही इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो जैसे यहाँ पर हम भिन्न भिन्न वैल्यू जैसे रख रहे हैं, भिन्न भिन्न वैल्यू जैसे मैं रख रहा हूँ, तो एक्स इक्वल टू जैसे मैं 1 लिए, तो 1 + 4 इक्वल टू, जैसे इधर क्या है राइट साइड 6 है, इधर क्या हो जाएगा 1 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हुआ। अब इधर क्या होगा 6 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं हो रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 1 इस इक्वेशन सोल्यूशन अभी नहीं है। तब कौन वैल्यू लेंगे, और कोई वैल्यू लीजिए। एक्स इक्वल टू हम 2 ले रहे हैं, जैसे तो 2 लेंगे, जैसे तो 2 रखिए एक्स पोजीशन, +4 इक्वल टू इधर 6 है, तो 4 + 2 करेंगे 6 आया, इधर क्या आया 6 आया, इधर भी राइट साइड में 6 है, यानी LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी समीकरण का बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या है, समान है। किस पर, x इक्वल टू 2 पर। अब x इक्वल टू 2 पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है, आप दुनिया की चाहे जो वैल्यू रखिए, आप इनफाइनाइट तक वैल्यू रखते जाइए, किसी वैल्यू पर जो समीकरण बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा। किस पर होगा, सिर्फ x इक्वल 2 पर ही।
यानी एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है यक्स के यानी जो चर उसमें प्रयोग किया जाता है उस चर के एक निश्चित मान के लिए ही सेटिस्फाई होता है। जैसे यहाँ चर हम जो प्रयोग किए हैं क्या है, यक्स है। यक्स इक्वल टू 2 पर जो है वैल्यू रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या हो रहा है, समीकरण समान हो रहा है। यानी जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है एक्स इक्वल टू 2 पर, तो यही एक्स इक्वल टू 2 क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। अब यस की चाहे जो वैल्यू आप रखिए, इनफाइनाइट तक आप वैल्यू रखते जाइए, किसी वैल्यू बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं होगा समीकरण का। तो यहाँ हमारे बताने का मतलब यही था, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है चर के एक निश्चित मान के लिए ही सेटिस्फाई होता है, भिन्न भिन्न मान के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। ये चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मैं 3 मेथड बताया था, तो सरल मेथड में क्या बताया था, ट्रांसपोज मेथड, जिसको हम लोग अमूमन हमेशा प्रयोग करते हैं, यानी पक्षांतर विधि। तो पक्षांतर विधि से जैसे आप निकाल सकते हैं एक्स वैल्यू, तो हमको एक्स वैल्यू निकालना है। यानी मैं क्या बताया था, जैसे एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से हमको एक्स वैल्यू निकालना है। एक्स वैल्यू जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो या आप एक्स यहीं रहने दीजिए और कांस्टेंट किधर ले आइए, इधर +4 है, जब पक्षांतर करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो +4 इधर आया क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ साइन क्या है, अपोजिट है। मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ, साइन अपोजिट है तो बड़े वाले पद में छोटा पद क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है, साइन वही रहता है। तो यहाँ देखिए 6 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आया प्यारे बच्चों, यही एक्स इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू है क्या, यहाँ पे वेरिएबल की, चर की। और जो एक्स इक्वल टू मान निकल के आया है 2, ये क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, हल है। तो यही क्या है, यही जो प्रक्रिया करके हम चर का मान निकाल रहे हैं, जो भी प्रोसेस करके हम चर का मान निकाल रहे हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। और जो वैल्यू निकल कर आती है चर की, वो क्या कहलाती है, उस समीकरण का हल या सोल्यूशन। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप सबको। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताया करिए। तो अब जैसे देखिए, जो एक्स की वैल्यू निकल कर आए है 2, यहाँ पर ये वैल्यू जो है समीकरण रखने पर बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। यानी एक्स इक्वल टू 2 पर इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, यानी संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का सेंस यहाँ पर ये है कि एक्स पोजीशन जो वैल्यू हम निकाले हैं, एक्स पोजीशन वैल्यू उसको पुट करेंगे तो समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है तब तो हम कहेंगे एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है इस समीकरण का हल है। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं हो रहा है तब क्या है, इस समीकरण का हल नहीं है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप आंसर को ऐसे चेक करेंगे, जो वैल्यू आप निकाले हैं उस वैल्यू को इक्वेशन रखिए, इक्वेशन रखेंगे जब, यानी एक्स पोजीशन रखेंगे इक्वेशन में, तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान नहीं है तब इक्वेशन जो है, इक्वेशन का जो एक्स इक्वल 2 पर जो है इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, एक्स इक्वल 2 जो है इसका सोल्यूशन है, हल है। तो आइए हम लोग जो है उसको चेक करके देख ले रहे हैं। इक्वेशन क्या है हम लोगों का, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6, एक्स पोजीशन हम क्या रखेंगे 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। अब इधर देखिए साइन सेम है, साइन जब सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यानी 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6 हुआ। 6 इधर भी 6, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है। यानी एक्स इक्वल टू 2 पर इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी संतुष्ट हो रहा है। जब संतुष्ट हो रहा है एक्स इक्वल टू 2 पर, तो यानी एक्स इक्वल टू 2 इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है, यानी हल है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब इसके आगे ये सब चीज़ें आप जान गए। अब इसके आगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है वहाँ हम लोग सीखेंगे। अब वहाँ हम लोग सीखेंगे कि जैसे यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण में, जो चर प्रयोग किया जाता है उसके एक निश्चित मान के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ेंगे क्या, वहाँ भी जो चर प्रयोग किए जाते हैं उसके एक निश्चित मान के लिए ही समीकरण सेटिस्फाई होता है कि अलग अलग मानों के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। ये सब चीज़ें हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, इसे नोट करिए। इसको नोट करिए। और आप लोग जो भी कंटेंट ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है
प्रॉब्लम जो है कमेंट किया करिए, बताया करिए। जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम लोग अगले क्लास में उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर जो भी कंटेंट अगर आप लोग को ऐसा भी लगता है जैसे हम पढ़ा रहे हैं अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी बताइए सर नहीं समझ में आ रहा है। बेहिचक अगर हम पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी बताइए कि सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे पढ़ा जाए बच्चों को समझ में आए। तो वो उसकी गारंटी हमारे ऊपर छोड़िए, हम आप लोग समझाएंगे। चाहे जो भी तरीका अपनाएंगे आप लोग समझाएंगे, ज़रूर समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसको आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को जो है आप एनालिसिस कर लीजिए। और आप देखेंगे कि यूट्यूब पे जितने चैनल होंगे एकेडमिक क्लासें जिस तरह से हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखेंगे उस तरह से किसी भी एकेडमिक चैनल पर किसी यूट्यूब चैनल पे इस तरह से कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। और इससे भी बेहतर और क्या कंटेंट प्रोवाइड हो सकता है, अगर आप लोग जो सुझाव देंगे, अगर आप लोग कुछ ऐसा भी सुझाव देंगे कि और बेहतर हो सकता है, तो आप लोग अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। आप लोग सुझाव को हम फॉलो जरूर करेंगे। अब मैं आप लोग सुझाव बार बार मैं मांग रहा हूँ, आप लोग सुझाव दीजिए क्या और उससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। आप लोग सुझाव दीजिए, जो भी आप सुझाव देंगे उसको हम जरूर फॉलो करेंगे। आप जो सुझाव देंगे, अगर हमको और कोई संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी तो संसाधन को हम लोग ज़रूर यहाँ से व्यवस्था करेंगे जो है। लेकिन आप लोग कंटेंट जो है हम लोग और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट करिए। तो हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।